Hello everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स कला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड है 1300 सेंचुरी से 1400 सेंचुरी तक। इस एज को एज ऑफ चौसर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस एज का जो मेन राइटर था वो था जेफरी चौसर। इस वजह से इसको एज ऑफ चौसर कहा जाता है। इस एज में हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले इस एज का बैकग्राउंड, उसके बाद बायोग्राफी ऑफ जेफरी चौसर और नंबर 3 पर मेन वर्क्स ऑफ जेफरी चौसर। बैकग्राउंड, इस एज में 4 हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे। उसमें सबसे पहले 100 ईयर्स वार। 100 ईयर वार 116 साल चली थी। दिस वार वॉज फाट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये वार फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लड़ी गई थी। एंड जेफरी चौसर पार्टिसिपेटेड इन दिस वार एज अ इंग्लिश सोल्जर। जेफरी चौसर ने इस जंग में एज अ सोल्जर इंग्लैंड की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। इन 1360 ही वॉज कैप्चर्ड बाय फ्रांस आर्मी इन दी वार। 1360 में जेफरी चौसर को फ्रांस ने पकड़ लिया था। देन इंग्लैंड गवर्नमेंट गेव 16 पॉइंट मनी फॉर फ्री ऑफ जेफरी चौसर फ्रॉम फ्रांस आर्मी। तो फिर इंग्लैंड गवर्नमेंट ने भारी रकम 16 पाउंड पैसे दिए थे जेफरी चौसर को फ्रांस से छुड़ाने के लिए। ये पिक्चर 100 ईयर वार की है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान किस तरह 100 ईयर वार हुई थी। उसके बाद आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ 1347 में शुरू हुई और 1350 तक चली। ब्लैक डेथ इट वाज अ पैंडेमिक डिजीज इन इंग्लैंड। ये क्या एक वबा थी इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में फैली थी। एंड ड्यू टू दिस डिजीज 30 to 40% और 4 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डिक्रीज। इस वबा की वजह से 30 to 40% या 4 मिलियन आबादी इंग्लैंड की कम हो गई। और नंबर 3 पर आता है लोलार्ड मूवमेंट। इट वाज अ एंटी क्लरिकल अगेंस्ट चर्च इंग्लिश क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट। ये एक चर्च के खिलाफ इंग्लिश रिलीजियस मूवमेंट थी। इट वॉज लेड बाय जॉन वैक्लिफ। लोलार्ड मूवमेंट को जॉन वैक्लिफ लीड कर रहा था। द फॉलोअर ऑफ जॉन वैक्लिफ वर आल्सो एंटी क्लरिकल। जो जॉन वैक्लिफ के फॉलोअर थे वो भी चर्च के खिलाफ थे। जॉन वैक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। जॉन वैक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और नंबर 4 पर आता है पीजेंट्स रिवॉल्ट। पीजेंट्स बोलते हैं फार्मर, किसान, और रिवॉल्ट बोलते हैं इनकलाब, यानी किसानों का इनकलाब। वेट टेलर स्टार्टेड रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग रिचर्ड II। वेट टेलर ने इनकलाब शुरू किया था किंग रिचर्ड II के खिलाफ, जो कि उस वक़्त इंग्लैंड का किंग था। दैट टाइम किंग वाज 14 ईयर्स ओल्ड। उस वक़्त जो रिचर्ड II था वो 14 साल का था। Then king called वेट टेलर and ordered to kill him। फिर बादशाह ने वेट टेलर को बुलाया और इसको मारने का हुक्म दिया। इस पीजेंट्स रिवॉल्ट के बहुत सारे काजेस थे। नंबर 1 पर सोशो इकोनॉमिक काजेस था और पॉलिटिकल टेंशन्स थी जो कि जनरेट हुए थे ब्लैक डेथ की वजह से। और हाई टैक्सेस थे। 100 ईयर वार जो हुई थी इंग्लैंड में, उसकी वजह से हाई टैक्सेस लगाए गए थे गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वजह से पीजेंट्स रिवॉल्ट आया था। अब हम देखते हैं बायोग्राफी ऑफ जेफरी चौसर। जेफरी चौसर 1314 में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए। इनके फादर का नाम था जॉन चौसर और इनकी मदर का नाम था एंजेस डी कैप्टन। जेफरी चौसर ने 25 अक्टूबर 1400 को वफ़ात पाई। जेफरी चौसर को पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे लंदन इंग्लैंड में दफनाया गया था। पोइट्स कॉर्नर एक
जगह है, एक अजीम जगह जहाँ पर अजीम शायरों को दफनाया जाता है। वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में एक चर्च है जो कि वेस्टमिनिस्टर में है। यहाँ पर आप वेस्टमिनिस्टर एबे की एक्सटर्नल तस्वीर देख सकते हैं। पैट्रन ऑफ जेफरी चौसर, जेफरी चौसर का पैट्रन था जॉन ऑफ गॉन्ट। पैट्रन उसको कहते हैं जो जिसने इस पर पैसे खर्च किए, इसको गाइड किया, इसको पढ़ाया लिखाया, उसको बोलते हैं पैट्रन। डायलेक्ट ऑफ जेफरी चौसर, डायलेक्ट बोलते हैं लहजा, बोलने का लहजा, बोलने का अंदाज। जेफरी चौसर का जो बोलने का अंदाज था वो था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ही लिव्स इन 3 किंग्स टाइम पीरियड, जेफरी चौसर 3 बादशाहों के दौर में रहा था। नंबर 1 पर एडवर्ड 3, नंबर 2 पर है रिचर्ड 2 और नंबर 3 पर है हेनरी 4। जेफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। जॉन ड्राइडन कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जॉन ड्राइडन ने इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। जेफरी चौसर इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नावल, जेफरी चौसर को ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नावल कहते हैं। जेफरी चौसर इज फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोएट, जेफरी चौसर इंग्लैंड का बहुत ही अजीम नेशनल पोएट है। फर्स्ट मैन बरीड इन पोएट्स कॉर्नर, ये दुनिया का सबसे पहला मैन है जो जिसको पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया था। पोएट्स कॉर्नर एक जगह है जहाँ पर दुनिया के अजीम शायरों को दफनाया जाता है, पोएट्स को दफनाया जाता है। राइटर्स गिव कोटेशन अबाउट चौसर, यहाँ पर कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने चौसर के बारे में कुछ कोट कहे हैं। नंबर 1 पर है लुइस, ही फाउंड इंग्लिश और डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। लुइस जेफरी चौसर के बारे में कहते हैं कि उसने इंग्लिश को लहजे में पाया और इसे एक लैंग्वेज ज़बान बनाकर छोड़ा। और स्पेंसर इसके बारे में कोटेशन एक कहते हैं विद हिम इज़ बोर्न आवर रियल पोइट्री, इसका मतलब है कि इनके साथ हमारी हकीकी पोइट्री की शुरुआत हुई। इसके बाद आता है मेन वर्क्स ऑफ जेफरी चौसर। चौसर वर्कड इन 3 लैंग्वेजेस, जेफरी चौसर ने 3 लैंग्वेज पर काम किया था। नंबर 1 पर फ्रेंच पर, नंबर 2 इटालियन और नंबर 3 इंग्लिश पर। फ्रेंच पर इसलिए काम किया क्योंकि बिफोर चौसर एज में फ्रेंच को इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, इस वजह से इसने फ्रेंच पर काम किया। और इटालियन पर इसने इसलिए काम किया क्योंकि ये बहुत दफ़ा इटली गया था, इस वजह से इसने इटालियन पर काम किया। और इंग्लिश तो बाद में इंग्लैंड की नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, इस वजह से इसने इंग्लिश पर भी काम किया था। फ्रेंच में इसके 2 मेजर वर्क्स हैं। नंबर 1 पर द रोमट ऑफ द रोज, द रोमट ऑफ द रोज इट्स एन एलिगोरिकल पोएम रिटन इन मिडल इंग्लिश पीरियड। ये क्या एक एलिगोरिकल पोएम है। एलिगरी उसको कहते हैं जहाँ पर एलिगरी का मतलब है यूज़ ऑफ एनिमल एज अ कैरेक्टर, यानी एलिगरी का मतलब है जानवरों को एज अ कैरेक्टर, एज अ किरदार समझकर यूज़ करना, उसे एलिगरी कहते हैं। इस पोएम में समझकर जानवरों को एज अ कैरेक्टर यूज़ किया गया था। और नंबर 2 पर है द बुक ऑफ डचेस, इट इज़ एन एलिजी विच इज़ रिटन इन द सोरो ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट्स वाइफ। ये क्या एलिजी है? एलिजी का मतलब है सैड पोएम, जो कि लिखी गई है जॉन गॉन्ट्स वाइफ, जॉन गॉन्ट्स की जो वाइफ थी उसकी डेथ के सारों में जेफरी चौसर ने ये पोएम लिखी थी। जो जॉन ऑफ गॉन्ट्स की वाइफ थी उसका नाम था ब्लैंकी ऑफ लंकेस्टर, जो कि 1368 में डाइड हुई थी। इसके बाद है इटालियन लैंग्वेज वर्क्स। जेफरी चौसर के जो इटालियन लैंग्वेज में वर्क्स है उसमें सबसे पहले आता है द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, इट इज़ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनिमल एंड बर्ड। ये क्या है? कैरेक्टराइजेशन है, एनिमल और बर्ड्स का कैरेक्टराइजेशन है।
This poem is connected with the marriage of Richard II with Anne of Bohemia. इस पोएम का कनेक्शन है इसकी रिचर्ड II की शादी के साथ, रिचर्ड II की शादी एनी ऑफ बोहेमिया के साथ। और नंबर 2 पर है ट्रोइलस एंड क्रिसाइड। ट्रोइलस और क्रिसाइड, इट इज़ द लॉन्ग पोएम ऑफ जेफरी चौसर एंड इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स चौसर्स इनसाइड ग्रोथ। ये क्या है, बहुत ही लंबी पोएम है जेफरी चौसर की और ये जाहिर करती है चौसर की इनसाइड ग्रोथ। जब चौसर फ्रेंच पर काम कर रहे तो उस वक़्त चौसर इमेच्योर थे, वो उस वक़्त मैच्योर नहीं हुए थे। लेकिन जब इन्होंने इटालियन लैंग्वेज पर काम शुरू किया तो उस वक़्त ये मैच्योर बन चुके थे। ही एडेप्टेड दिस पोएम फ्रॉम बोकाशियो। ये जो ट्रोइलस एंड क्रिसाइड पोएम है उस पोएम को इसने अडेप्ट किया था, लिया था बोकाशियो से, जिसका रियल नेम है फेलस्ट्रेटो। और नंबर 3 पर इटालियन लैंग्वेज पर जो काम है वो है दी हाउस ऑफ फेम। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ एलिगरल टाइप ड्रीम विजन। ये क्या एलिगरल टाइप ड्रीम विजन समकर एक एलिगरल समकर किस्म के ख्वाब विजन में लिखा गया है। जेफरी चौसर रोड द डेंस वर्क इन ह्यूमरस वे इन दिस पोएम। इस पोएम में जेफरी चौसर ने जो डेंस का वर्क था उसको ह्यूमरस वे में समकर मज़ाही तौर पर लिखा है इस पोएम में। और नंबर 4 पर आता है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। जेफरी चौसर स्टार्टेड टू राइट स्टोरी ऑफ 19 वुमेन। इस पोएम में जेफरी चौसर ने समकर शुरू किया था 19 वुमेन के स्टोरी लिखने के बारे में, बट ही कंप्लीटेड ओनली 8 स्टोरीज एंड 9 टेल द स्टोरी लेफ्ट इनकम्प्लीटेड बिकॉज ही डाइड। उसने सिर्फ 8 ही स्टोरीज कंप्लीट किए थे वुमेन के बारे में और 9वीं जो स्टोरी थी वो इनकम्प्लीट, यानी कि वो कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुई थी क्योंकि वो डाइड हो गए थे, क्योंकि उनकी डाइड हो गई थी। इस वजह से ये पोएम भी इनकम्प्लीटेड है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स में इसका फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, यानी कि जो जेफरी चौसर का फेमस वर्क जो माना जाता है वो है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी असल में एक प्लेस है, लंदन के अंदर एक प्लेस है। यहाँ पर आप इंग्लैंड का मैप बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंदन है, ये जो लंदन है यहाँ पर कैंटरबरी टेल्स है। वो ये जहाँ पर मैंने गोलदारा लगाया ये कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स एक प्लेस है लंदन के अंदर। अब हम देखते हैं कैंटरबरी टेल्स इंट्रोडक्शन। कैंटरबरी टेल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम देखते हैं। कैंटरबरी इज़ द नेम ऑफ प्लेस एंड टेल्स मीन स्टोरी। कैंटरबरी क्या एक नाम है, जगह का एक नाम है, और टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज, कहानियाँ। इट इज़ द फेमस पोएम ऑफ जेफरी चौसर। कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर की फेमस पोएम है। कैंटरबरी इज 80 माइल्स अवे फ्रॉम लंदन। कैंटरबरी 80 मील दूर है लंदन से। जेफरी चौसर यूज्ड प्रोलॉग इन दिस पोएम। जेफरी चौसर ने इस पोएम में प्रोलॉग यूज़ किया। प्रोलॉग एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसे प्रोलॉग कहते हैं। ही स्टार्टेड दिस पोएम इन 1347 बट कुडंट कंप्लीट इट। जेफरी चौसर ने ये पोएम 1347 में शुरू की लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि 1400 में इसकी वफात हो गई थी। जेफरी चौसर स्टार्टेड टू राइट 120 टेल्स इन दिस पोएम। जेफरी चौसर ने शुरू की थी 120 कहानियाँ लिखनी। जेफरी चौसर ने 120 कहानियाँ लिखनी शुरू की थी इस पोएम में, बट ही रिटन ओनली 24 टेल्स बिकॉज ही डाइड इन 14th सेंचुरी। लेकिन उसने सिर्फ 14 कहानियाँ ही लिख पाया क्योंकि 14th सेंचुरी में इसकी डाइड हो गई। अब हम देखते हैं प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स, यानी इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या था। कैंटरबरी टेल्स, देयर वर 29 पिलग्रिम्स एंड वन इज जेफरी चौसर हिमसेल्फ। टोटल 30
पिलग्रम्स। कैंटरबरी टेल्स के अंदर पोएम के अंदर क्या है, 29 पिलग्रम्स है, यानी जो हज अदा करते हैं उसको पिलग्रम्स कहते हैं। और एक जेफरी चौसर खुद था, यानी कि 30 पिलग्रम्स थे। 30 pilgrims were going to Canterbury to visit the shrine of Thomas A. Becket। ये जो 30 पिलग्रम्स थे ये कैंटरबरी आ रहे थे, क्या है, श्रीन ऑफ थॉमस बेकेट को विजिट करने। श्रीन बोलते हैं मज़ार को। कैंटरबरी में एक मज़ार थी थॉमस ए बेकेट, ये वहाँ पर उसकी विजिट करने जा रहे थे। हैरी बेले वर दी होस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। ये जो हैरी बेले था ये इनका होस्ट था। जेफरी चौसर प्लान दैट ईच पिलग्रिम विल टेल 2 stories ऑन द वे टू एंड 2 stories ऑन द वे बैक टू कैंटरबरी। जेफरी चौसर ने ये प्लान बनाया कि हर पिलग्रिम 2 स्टोरीज जाते हुए और 2 स्टोरीज कैंटरबरी से आते हुए सुनाएगा। द पिलग्रिम विद द बेस्ट स्टोरी विल रिसीव अ सुपर। जिस पिलग्रिम की स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसको एक सुपर दिया जाएगा। सुपर ऐसा खाना होता है जो समझकर ना कि दिन का होता है ना रात का, दिन और रात के अलावा जो खाना होता है उसे सुपर कहते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टोरीज ऑफ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में जो के टाइप्स ऑफ स्टोरीज यूज़ की गए हैं वो हैं, सबसे पहले एलिगरी। एलिगरी का मतलब यूज़ ऑफ एनिमल्स एज अ कैरेक्टर, यानी कि जानवरों को एज अ कैरेक्टर यूज़ करना, उससे क्या कहते हैं, एलिगरी। कैंटरबरी टेल्स में एलिगरी भी यूज़ की गई है। और नंबर 2 पर आता है रोमांस। रोमांस मतलब लव विद कंट्री यानी पेट्रियोटिज्म, अपने वतन से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, उसको बोलते हैं रोमांस। और नंबर 3 पर आता है फेबल्यू, कॉमिक फेबल इन वर्ड्स, यानी कि किसी स्टोरी को मज़ाही अंदाज में बयान करना। वो स्टोरी फेबल बोलते हैं उस स्टोरी को जिसके आखिर में मोरल हो, यानी कि उस स्टोरी को मज़े अंदाज में बयान करना जिसके आखिर में मोरल या नतीजा हो, उससे बोलते हैं फेबलियो। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन 12th एंड 13th सेंचुरी। ये जो फेबलियो था ये ज़्यादातर 12th और 13th सेंचुरी में यूज़ किया जाता था। जोंगलियर्स यूज्ड फेबलियो, जो जोंगलियर्स थे वो फेबलियो यूज़ करते थे। जोंगलियर का मतलब है जो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स थे या एंटरटेनर्स, जो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर जिसका प्रोफेशन ही स्टोरी बताना था, उन्हें कहते हैं जोंगलियर्स। और नंबर 4 पर टाइप आती है इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स विद एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, यानी कि इस कैंटरबरी टेल्स में की स्टोरीज में एक टाइप थी इवेंट्स एंड कैरेक्टर विद एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, यानी कि वो नेचुरल नहीं थे, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। जिस तरह क्रिश 3 है, इस तरह की कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हों। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।